हेलो एवरीवन, आ गया है पार्ट 21 एमसीक्यू फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स। 20 पार्ट्स बन चुके हैं, आप पीछे वीडियोस में देख सकते हैं। आज हम करेंगे ओनली एंड ओनली साइकेट्रिक के क्वेश्चंस, जैसे कि आपने बोला था, बिकॉज साइकेट्रिक जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई वेटेज में आता है। तो आज हम इसके रिपीटेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत बार एम्स में आ चुके हैं और बाकी नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्ज़ाम्स में भी आ चुके हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। विदाउट एनी डिले चलते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ अल्टर्ड परसेप्शन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। इसमें से कौन सी चीज़ है जो अल्टर्ड परसेप्शन है रियल ऑब्जेक्ट की, मतलब कि रियल ऑब्जेक्ट पड़ा है पर उसकी परसेप्शन, उसकी परसीविंग क्या हो रही है, ऑल्टर है। इल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिलीरियम। रियल ऑब्जेक्ट की परसेप्शन बोला है, थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। तो कौन सा है? इल्यूजन। बिकॉज इल्यूजन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है उसकी ऑल्टर परसेप्शन, मतलब कि अगर कोई रस्सी पड़ी है तो हमें लगेगा स्नेक। पर हेलुसिनेशन क्या होता है? एब्सेंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, विदाउट एनी स्टिमुलस ही उसे क्या होती है, परसीविंग होती है। ठीक है, उसे लगेगा वहाँ कोई खड़ा है बट कोई खड़ा नहीं होता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। और डिल्यूजन्स क्या है? फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ। और हमारा डिलीरियम क्या है? इरिवर्सिबल टेम्पररी लॉस ऑफ मेमोरी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। इनमें से डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन कौन सा है? हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, एमनेजिया एंड डिलीरियम। सो जो डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन है ऑब्वियसली वो क्या है? हेलुसिनेशन। डिल्यूजन क्या है? एक थॉट का डिसऑर्डर है। ठीक है, और डिलीरियम भी हमारा ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा दिमाग खोल के आपने टिक मार्क करना है। बिकॉज जैसे कि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, इसमें लिखा था रियल ऑब्जेक्ट का परसेप्शन, बट आप ये सोचो कि इल्यूजन में भी परसेप्शन है, हेलुसिनेशन में। बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एंड यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। Male client is diagnosed with schizotypical personality disorder. Which sign would be this client exhibit during social situation? एक मेल क्लाइंट है, उसको स्कीजोटिपिकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ है। विच साइन वो एग्जिबिट करेगा ड्यूरिंग सोशल सिचुएशन? देखो, आपने पढ़े होंगे 3 टाइप के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, पर अगर आपको समझना है आप लिख देना कमेंट सेक्शन में, मैं पूरा का पूरा पर्सनालिटी डिसऑर्डर समझा दूंगी। जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी। जो स्कीजोटिपिकल पर्सनालिटीज़ होती हैं वो आती है हमारी क्लस्टर ए में, जिसमें वो बेजारे बिहेवियर शो करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा साइन जो है ये पर्सन शो करेगा ड्यूरिंग सोशल सिचुएशन में? पैरानॉइड थॉट्स, इमोशनल इफेक्ट, इंडिपेंडेंस नीड या फिर एग्रेसिव। तो अगर आपने ये क्लस्टर ए के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वो पैरानॉइड थॉट्स शो करेगा, दैट इज सस्पिशियस थॉट। ठीक है, उसको लगेगा कि कुछ है। ठीक है, वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो एक सोशल सिचुएशन में खड़ा होगा तो उसको लगेगा वो 2 बंदे ग्रुप में खड़े हैं तो वो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। इमोशनल इफेक्ट और एग्रेसिव और इंडिपेंडेंस नीड बाकी दोनों पर्सनैलिटीज़ में शो होती हैं। अगर आपको पर्सनैलिटीज़ के डिसऑर्डर क्लस्टर ए बी सी पढ़ने हैं तो आप मुझे इलेबोरेशन के लिए लिख देंगे कमेंट सेक्शन में, मैं करा दूंगी। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन एक ना एक आएगा ही आएगा ज़रूर। नेक्स्ट पे चलते हैं। टेम्परेरी लॉस ऑफ मसल टोन वीकनेस प्रेसिपिटेटेड बाय अ वैरायटी ऑफ इमोशनल स्टेटस इज कॉल्ड। टेम्परेरी लॉस हुआ है मसल टोन का और वीकनेस आई है और उसके साथ वैरायटी ऑफ इमोशनल स्टेट्स भी है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कैटापेलेक्सी, ठीक है, या फिर कैथेरेसिस, कंपल्शन या फिर कॉन्फैबुलेशन। तो उसको बोलते हैं कैटापेलेक्सी। देखो, सडन और ट्रांजिएंट एपिसोड आते हैं इसमें मसल वीकनेस के। ठीक है, जो कि लिखा ही हुआ है। ठीक है, बट वो फुल कॉन्शियस होता है, वो अवेयर होता है। ठीक है, वो इमोशनल स्टेट में होता है। कैथारेसिस क्या होता है? इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इमोशंस निकलते हैं एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। ठीक है, जैसे कि किसी की डेथ होगी तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस निकलेंगे, रिलीज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन थ्रू अ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़। तुम कोई तोड़ दोगे या फिर कुछ कर दोगे। ठीक है, कंपल्शन क्या होता है?
एक बिहेवियर होता है कि करना ही करना है। अब हैंड वॉशिंग तुमने कहीं टच कर दिया तो तुम करो ही करो, एक कंपल्सिव एक्टिविटी जो तुम अगेन अगेन कर रहे हो। कन्फैबुलेशन क्या होता है? फिलिंग द गैप इन द मेमोरी, ठीक है, तुम किसी मेमोरी को याद कर रहे हो बट प्रॉपरली याद नहीं, उसमें गैप फिल करना। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो इनके जो ऑप्शंस है ना उनमें ही बहुत सारे क्वेश्चन है, इसीलिए मैं सारे ऑप्शन समझा रही हूँ ताकि वो आप ढंग से पढ़ लो, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग द पेशेंट विद अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन हेल्प्स इन असेसमेंट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है। जब हम किसी पेशेंट को हाइपोथेटिकल सिचुएशन में रखते हैं तो वो कौन सी असेसमेंट शो करता है? एब्स्ट्रैक्ट एबिलिटी, इनसाइट, जजमेंट या फिर कॉम्प्रीहेंशन। सॉरी, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो क्या करेगा वो, उससे कैसे प्रेजेंट करेगा पेशेंट? जजमेंट थे, ठीक है। देखो जो जजमेंट होती है ना उसमें हमारी क्या होता है कि एबिलिटी होती है हम सिचुएशंस के फैक्ट और उसका कंक्लूजन निकाल सके। देखो अगर हमें किसी भी ग्रुप में बिठा दो और हमें कहो कि ये मुसीबत आई पड़ी है, तो हम क्या करेंगे? जजमेंट करेंगे कि हम इसके फैक्ट्स निकालेंगे, ठीक है। जब भी हम किसी पेशेंट को हाइपोथेटिकल सिचुएशन में रखते हैं तब हम उसके बारे में ये जानते हैं कि पेशेंट जो है वो सिचुएशन की जजमेंट अच्छे से कर पा रहा है, ठीक है। ये असेस करने के लिए हम पेशेंट को प्रेजेंट करते हैं ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है इन्वॉल्विंग ऑफ बीइंग बेस्ड ऑन अ सजेस्टेड आइडिया ऑफ थेरेपी, ठीक है, कि उसको उस सिचुएशन में रखना जिसमें उसकी जजमेंट के बारे में हम असेस कर पाए। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन अ पेशेंट इज नॉट अवेयर ऑफ हिज और हर मेंटल इलनेस इज कॉल्ड, जब पेशेंट खुद की मेंटल इलनेस के बारे में जानता ही ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? डिसओरिएंटेशन, लैक ऑफ इंसाइट, अनकॉन्शियसनेस या फिर लैक ऑफ कंसंट्रेशन। वो अपनी मेंटल इलनेस के बारे में नहीं जानता तो इसको बोलते हैं लैक ऑफ इनसाइट। उसको पता ही नहीं है कि उसे पता ही नहीं है अंदर से कि मैं मेंटली इल चल रहा हूँ, आई नीड अ मेंटल सपोर्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड टू बी रिस्ट्रिक्टेड इन अ क्लाइंट विद पार्किंसंस डिसीज? एक पर्सन है उसको पार्किंसंस डिसीज़ हुई है तो कौन सी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट करोगे? पार्किंसंस डिसीज़ बहुत बार मेरे पिछले वाले एमसीक्यूज़ में रिपीट हो चुकी है। पार्किंसंस डिसीज़ से एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए? टेकिंग कोल्ड वाटर बाथ, वॉकिंग ऑन अ यार्ड ऑन अ कोल्ड विंटर डे, टेकिंग फूड आइटम्स, टेकिंग है इज विच इज़ हायर इन अ वाटर कंटेंट, और सिटिंग ऑन अ बीच इन अ सन ऑन अ समर। ठंडे पानी से बाथ लेना, ठीक है, कोल्ड विंटर में बाहर यार्ड में वॉक करना, ठीक है, या फिर फूड लेना जो कि वाटर कंटेंट में ज़्यादा है, या फिर सन पे बीच में जाके सन के नीचे बैठना। तो हम उसे क्या रिस्ट्रिक्ट करेंगे? सिटिंग ऑन अ बीच इन अ सन और अ समर, बिकॉज जो पार्किंसंस डिसीज़ वाला पेशेंट होता है उसको बोला जाता है कि अवॉइड एक्सपोजर टू सन, ठीक है, क्योंकि मे बी पेशेंट जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाए, ओवर सेंसिटिव हो जाए हीट को और उसे हाइपरथर्मिया की दिक्कत हो, तो उसे हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं टूवर्ड्स सन एक्सपोजर। आगे चलते हैं। A term is used to explain a disorder of thought in which thinking proceeds slowly, which may with many unnecessary details but finally reach the point। ये कौन सा disorder है जिसमें पर्सन सोचता है, बहुत स्लोली सोचता है, पहले unnecessary डिटेल्स देता है हमें और उसके बाद वो अपने पॉइंट पे पहुंच जाता है? फ्लाइट ऑफ आइडिया, सर्कमस्टेंशियलिटी, टेंजेंशियलिटी, नन ऑफ दीज। तो उसको बोलते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी। इसमें क्या करता है पेशेंट? पहले तो हमें अननेसेसरी बताता रहेगा पर उसके बाद वो अपने पॉइंट पे पहुंच जाता है। मतलब जो हम उससे पूछेंगे ना वो उसके बारे में पहले नहीं बताएगा पर वो एंड में जाके बता देगा। बट जो टेंजेंशियलिटी वाला पर्सन होता है वो हमें बताता ही नहीं है, वो फाइनली उस पॉइंट पे जाता ही नहीं है। तो टेंजेंशी वाला पेशेंट में यही डिफरेंस है कि वो भी हमें अननेसेसरी डिटेल्स देता है बट वो रीच नहीं करता फाइनल पॉइंट पे। पर सर्कमस्टेंशियलिटी वाला जो पर्सन है वो रीच कर जाता है अपने फाइनल पॉइंट पे। और फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ तो तुम्हें पता ही है कि उसको बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, वो नहीं है इस क्वेश्चन का ऑप्शन। नेक्स्ट है रिलेटिव्स ऑफ एक्स। Mr. X brought her to psychiatric hospital with an application made out of magistrate, got her admitted in the hospital. The nurse know that this type of admission है। एक मिस्टर एक्स हैं, उसके रिलेटिव्स उसे
सेकेट्रिक हॉस्पिटल में लेके आए हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट ने एक नोट लिखा है, एक एप्लीकेशन लिखी है उसको एडमिट करने के लिए। किसने लिखी है? मजिस्ट्रेट ने। तो नर्स को ये टाइप ऑफ एडमिशन के बारे में क्या होगा, उसको कैसे उस क्या बोलेगी इस एडमिशन को? एडमिशन ऑन वॉलंटरी बेसिस, एडमिशन ऑन इनवॉलंटरी बेसिस, एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस और एडमिशन अंडर रिसेप्शन ऑर्डर। तो वो बोलेगी एडमिशन अंडर रिसेप्शन ऑर्डर। देखो वॉलंटरीली तो पेशेंट आया नहीं, उसके रिलेटिव्स लेके आए हैं। इनवॉलंटरी भी नहीं आया क्योंकि मजिस्ट्रेट ने उसे भेजा है। मे बी वो पेशेंट आना चाह रहा है, ठीक है, वो नहीं एडमिट हो पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा कि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि वो अपनी मर्जी के खिलाफ आया। दूसरा, अंडर सर्कमस्टांसेस, देखो क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखा है कि कहीं पे पेशेंट जो है वो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के साथ आ रहा है, ठीक है। तो ये रिसेप्शन के ऑर्डर ही है। ऑब्वियसली नर्स का एडमिशन में क्या रोल, उसने तो बस एडमिट करना है ना, रिसेप्शन से ही पेशेंट एडमिट होता है, तो वो रिसेप्शन के ऑर्डर्स के हिसाब से एडमिशन हुई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉन्फेबुलेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी गैप को जो फिल करता है वो किस चीज़ का डिसऑर्डर है? परसेप्शन, मेमोरी, थॉट, मूड। मैंने समझाते ही बोल दिया कौन सा है, मेमोरी। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द एक्टिविटी इज डन बाय द पर्सन पीपल आर रिपीटेड बाय द पेशेंट इज कॉल्ड। अगर कोई एक्टिविटी एक पीपल कर रहा है पर पेशेंट वो एक्टिविटी उसकी रिपीट कर रहा है, खुद भी कर रहा है, तो उसको क्या बोलता है? इकोलिया, ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी, या फिर कंपल्शन, या फिर इकोप्रेक्सिया। ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ पर मैंने इकोलिया समझाया था, तो उसको बोलते हैं इकोप्रेक्सिया। देखो इकोलिया मैंने समझाया था, जो छोटा बच्चा होता है वो करता है मामा पापा, जैसे हम उसके बोलते हैं मम्मा बोल, तो वो भी बोलता है मम्मा। ऐसे ही जो पेशेंट है हम जो बोलेंगे वो उसको रिपीट करेगा। तो ले लिया का मतलब ले से समझ सकते हो कि वो रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स हो गया, और इकोप्रेक्सिया क्या हो गया? रेपिटेशन ऑफ द मूवमेंट्स, ठीक है। इकोलिया मूवमेंट्स नहीं है वो, इकोलिया का मतलब रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, और इकोप्रेक्सिया का मतलब रेपिटेशन ऑफ द मूवमेंट। कंपल्शन तो कोई चीज़ को कंपल्सरी है करना, हाइपर एक्टिविटी तो आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, टर्मिनेशन ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टार्ट्स फ्रॉम। जो हम पेशेंट नर्स के साथ, सेकेट्रिक नर्स जो है पेशेंट के साथ एक इंटरपर्सनल रिलेशन बनाती है, उसका टर्मिनेशन फेज कब स्टार्ट होता है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ पर उसका क्वेश्चन अलग था, पर एक ही क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो कह रहा है कि टर्मिनेशन फेज हमें कब स्टार्ट करना होता है? प्री इंट्रैक्शन से, ओरिएंटेशन से, वर्किंग से, टर्मिनेशन से। तो उसका टर्मिनेशन फेज कभी स्टार्ट कर देते हैं हम? ओरिएंटेशन में। देखो जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं ना वो बहुत अच्छा बॉन्ड बना लेते हैं नर्स के साथ, तो उनका जो टर्मिनेशन है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर हम वो स्टार्टिंग से प्रिपेयर ना करें उनको, क्योंकि फिर वो एक बॉन्ड बना लेते हैं। ऑब्वियसली हर एक चीज़ शेयर करनी नर्स के साथ, ठीक है, वो एक बॉन्ड बन जाता है। तो उसकी टर्मिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो पेशेंट को हम ओरिएंटेशन फेज में ही करा देते हैं। ये ऐसे ही है, पहले हम पेशेंट के बारे में जानते हैं दूर से, फिर ओरिएंटेशन करते हैं उसके साथ, फिर उस पर वर्क करते हैं, फिर उसको टर्मिनेट करते हैं, ठीक है, टर्मिनेशन रेडी करते हैं उसका डिस्चार्ज। तो ये थे कुछ 12 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आज साइकेट्रिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैं और भी कल डाल दूंगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और साइकेट्रिक खुद में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको जितना समझ के करोगे उतनी ईजिली आप MCQ सॉल्व कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।